Welcome back to this session. Good morning to all of you. Today, I'm going to discuss a topic named time and tense. Guys, जैसा कि ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि टाइम एंड टेंस में खास करके किस प्रकार से सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर पर चर्चा किया जाता है, खास करके किसी भी सेंटेंस को आप कितने तरह से फ्रेम कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये किसी भी सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली टेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो इसको बस जानना है आपको। जैसे कि किसी भी सेंटेंस को यानी किसी भी स्टेटमेंट को आप तीन तरह से कह सकते हैं कि एक जो चल रहा है अभी प्रेजेंट, दूसरा जो गुजर गया पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर। इस तरह से जैसे कि इसमें कई सारे कंसेप्ट भी हैं, तो आज हम डिफरेंट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको वही मेन है जो किसी भी एक्शन के बारे में आप उसको स्ट्रक्चर के अनुसार ढाल सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। टेंस कहिए या आप टाइम एंड टेंस कहिए, तो इसमें मुख्यतः आज हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, और खास करके प्रेजेंट फॉर्म में डिफरेंट कंसेप्ट क्या क्या है, तो वन बाय वन। जैसे कि सिंपली आप कोई भी इस प्रकार से आज हम इसके कंसेप्ट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई भी रेगुलर रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन जो है वो आपका ये प्रेजेंट फॉर्म में अर्थात प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। क्लियर? अब आप यहां देख रहे हैं कि इसमें समझना है कि रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल हुआ क्या। एक सिंपली एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कहूं कि माई फ्रेंड गेट्स अप एट 4 o'clock daily in the morning। अब देखिए यहां वैसा कार्य, अब इसको इस तीनों को समझेंगे कि जो कार्य रेगुलर है, कहने का मतलब कि उसको निश्चित अंतराल पर हम रिपीट भी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो हमारे हैबिट का पार्ट भी है। कहने का अर्थ कि अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि मेरा मित्र रोज सवेरे 4 बजे जगता है, इसका मतलब कब से जग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कार्य डेली अगर हो रहा है तो यहाँ पर डेली शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि रेगुलर कैसे ये हुआ, तो रेगुलर इसलिए हुआ कि डेली जगने का काम हो रहा है, यानी कि जो कार्य डेली हो रहा है यानी रेगुलर हो रहा है, नियमित हो रहा है, और उसको अगर 4 बजे जग रहा है तो उसको 24 घंटे में रिपीट भी तो कर रहे हैं, यानी रिपीटेड हो गया। और एक अदर वे में अगर इसको देखा जाए तो वो डेली उठता है 4 बजे, यानी उसके वो हैबिट का एक पार्ट है कि उसको 4 बजे सुबह में वो जगता है। कहने का मतलब कि इस तीनों को अगर आप इन अदर वर्ड में डिफाइन करेंगे तो सेम सेंस में कन्वर्ट होगा, चाहे वो रेगुलर हो, रिपीटेड हो या हैबिचुअल हो। इसी तरह से इस प्रकार से कोई भी वैसा कार्य जो आप डेली करते हो, जिसको एक निश्चित अंतराल पर पुनः रिपीट करते हो, और जो आपके हैबिट का एक पार्ट है, जैसे कि वो आदत में शुमार है,
कि जैसे कि वह, मान लो मैं कहता हूँ कि वह रोज शाम को 4 बजे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है, तो रोज जाता है, तो जो कार्य डेली होता हो उस केस में हम उसको, चाहे वो कितने समय से हो रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का एक, जैसे कि आज टेंस में हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2 स्ट्रक्चर पर आप जरूर गौर करेंगे। पहला नंबर हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ABC कर देते हैं, और ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सब्जेक्ट V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज/हैव प्लस हैव के साथ कोई ना कोई यहाँ नाउन आएगा वर्ड के रूप में। क्लियर? और C नंबर जो है आपका, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी इज होगा या एम होगा या आर होगा, प्लस अदर वर्ड। तो अदर वर्ड के जगह पर आप इसको अदर वर्ड के सेंस में यहाँ पर कोई ना कोई खास करके एक एडजेक्टिव के टर्म में आएगा, तो यानी अदर वर्ड के साथ साथ इसको आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? पहले में जैसे कि इस तरह का चर्चा ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिटन स्पोकन किसी में भी आप ज़्यादा यूज करेंगे। सबसे अधिक प्रेजेंट में अगर होगा यूज तो इस तरह का स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। अगर कोई एक्शन की बात हो, मान लो अगर किसी में एक्शन है, तो एक्शन जब भी होगा तो आपका ये वाला फॉर्म आएगा। जब पोजीशन का बोध हो, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि उसके पास एक कार है, यानी कि वह एक कार का मालिक है, ही हैज़ ए कार। लेकिन इस केस में यदि मैं कहूँ कि उसके गुणों के बारे में वर्णन किया जाए, कि इसमें कहूँ मेरा मित्र ईमानदार है, तो उस केस में मेरे मित्र का वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसा है, तो ईमानदार है। तो इस केस में हमेशा सब्जेक्ट को EMR में से लेंगे और अदर वर्ड जो होगा वो जनरली एडजेक्टिव के टर्म में आएगा। ठीक है? तो ये आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको व्हेन सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। क्लियर? यानी सब्जेक्ट का वर्णन किया जाए, उसके बारे में चर्चा किया जाए, तो उस केस में ये वाला आपका स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। तो अभी अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि इसको आप जो है स्टार देके इस तरह से समझते हुए, ये रेगुलर, रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन जो है ये फर्स्ट हुआ आपका प्रेजेंट फॉर्म में, खास करके प्रेजेंट फॉर्म में जो कंसेप्ट की जहाँ तक बात है तो उसकी। नेक्स्ट आते हैं कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, यानी कि आप उसको गलत नहीं कह सकते, वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आएगा। और उस केस में हमेशा ये देखेंगे कि इस ऐसे सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाएगा, चाहे वो आपका वो स्टेटमेंट कितना भी इस तरह से हो कि उसको हम वर्षों से, हजारों सालों से वो यूज करता आ रहा है, या उसका रिलेशनशिप 1000 साल पहले से है, लेकिन उसको बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट में। यानी कि अगर मैं ये सिर्फ कहूँ कि गंगा हिमालय से निकलती है, सिंपल सी बात, ये कोई नई बात तो नहीं है, तो उस केस में हम हमेशा ये कहेंगे द गंगा स्प्रिंग्स या ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो इस तरह के सारे यूनिवर्सल, तो दूसरा कंसेप्ट आपका आ जाएगा इस तरह से, यूनिवर्सल कंसेप्ट या यूनिवर्सल, या इसको परपेचुअल भी कहा जाता है, परपेचुअल, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जो है जितने भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होंगे, और एक प्रकार से देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, परपेचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ की जो भी घटनाएं होंगी वो आप इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सूर्य रोज पूर्व दिशा में उगता है, इस तरह से, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर?
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारा, ये एक प्रकार से इसका, इस स्टेटमेंट का संबंध हजारों साल पहले से है, लेकिन इसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में क्योंकि इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, इसीलिए इस केस में लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि कोई भी कंडीशनल वर्ड। अब इसके ये बहुत ही खास करके इंटरेस्टिंग के साथ साथ इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका। तो इस प्रकार के जितने भी स्टेटमेंट होंगे, जैसे मैं कहूँ कि कंडीशनल या सपोजिशनल, जैसे कि कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं उसको, तो सारे इस प्रकार से कंडीशनल, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए इसको, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? कंडीशनल मीन्स कि जिसमें कोई न कोई शर्त रख दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगा। इस केस में है कि मेरा वहाँ जाना उसके यहाँ आने पर निर्भर करता है। इस केस में कंडीशनल सेंटेंस जो भी होगा उसके पहले कोई ना कोई कंडीशनल वर्ड भी दिया जाता है। इसको इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं सपोजिशनल के सेंटेंस, सपोजिशनल के सेंस में। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कोई ना कोई कंडीशनल वर्ड आएगा। जैसे मान लो कंडीशनल वर्ड होते क्या है, तो जैसे मैं कहूँगी इफ, व्हेन, इस तरह से, अनलेस, अनटिल, है ना, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस, है ना, बिफोर, इस तरह से, आफ्टर, एज सुन एज, यानी कि ये सारे अगर वर्ड किसी सेंटेंस में लग जाएं तो उससे आपको एक प्रकार से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के वर्ड वाले सेंटेंस जो होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से है आपका कि जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाएंगे? तो when you come here, जब तुम यहाँ आओगे, then का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोमा भी दे करके इसको then को नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है? then I will give you a pen। क्लियर? यानी कि इस केस में यह ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का कंडीशनल वर्ड के साथ कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उस केस में ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा ये मीनिंग फ्यूचर का देगा, लेकिन इसके साथ शैल विल का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। यानी कि इसको आप बिना शैल विल के फ्यूचर का सेंस आप प्राप्त करेंगे, लेकिन जो सेकंड नंबर होगा उसको आप शैल विल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा यहाँ पर कहने का मतलब कंडीशनल वर्ड के साथ कोई भी क्लॉज आया है उस क्लॉज में ध्यान रखेंगे, जब लगेगा तो वहाँ पर शैल विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी बिना शैल विल के आपका फ्यूचर सेंस मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इसी क्रम में, जैसे कि एक दो इस प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि इसमें अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी वैसा सेंटेंस जिससे आप अधूरा उसको मान सकते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ जब तुम यहाँ आओगे, तो जब तुम यहाँ आओगे तो क्या कुछ तो आगे स्टेटमेंट होगा। तो इस तरह के जो इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं उसके लिए इस तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो कि वो परपेचुअल ट्रूथ का हो, जैसे मैं कहूँ कि किसी ने कहा, जैसे माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, क्या कहा, तो इस सेंटेंस को आप जब आगे फिर रखेंगे क्या कहा, तो मेरे मित्र ने कहा, तो ये अधूरा है, क्या कहा, तो दैट, कि
अब जो रेस्ट होगा वो आपका मेन क्लॉज कहलाएंगे, यानी मेन प्रिंसिपल। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी आएगा, जैसे कि कोई अगर परपेचुअल ट्रूथ की घटना आ गई तो उस सेंस में हम उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। जैसे मैं कहूं कि माय फ्रेंड सेड दैट, मेरे मित्र ने कहा कि, क्या कहा, तो अगर ये वाला इसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो अगर परपेचुअल ट्रूथ का होगा तो उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। यानी मैं अगर कहूं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यहां ध्यान से कि इस तरह के केस में टेंस में ऑर्डर क्या होता है ये आपको बताएगा। यानी कि ये सेंटेंस से आप उसके ऑर्डर को समझ सकते हैं कि माय फ्रेंड सेड ये पास्ट का है, लेकिन यानी कि जो आपका मेन क्लॉज होगा अगर वो आपका इस तरह से होगा कि वो परपेचुअल ट्रूथ का हो तो उस केस में उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रखिएगा। यानी कि माय फ्रेंड सेड ये पास्ट का है, कहा, क्या कहा, तो जो कहा वो स्टेटमेंट परपेचुअल ट्रूथ का होगा तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि अगर ये परपेचुअल ट्रूथ का नहीं रहता तब आप पास्ट की घटनाओं को इस प्रकार से, एक प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज का अगर हो तो दोनों सेम फॉर्म में होंगे। जैसे मैं कहूं कि ही सेड दैट, कुछ भी इस तरह से रखेंगे, आई उसने कहा कि आई पास्ट द एग्जाम। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देंगे, इन दोनों सेंटेंस को समझिएगा। ये वाला जो है पार्ट, उसने कहा कि, या माय फ्रेंड मेरे मित्र ने कहा कि, क्या कहा, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज है यानी मेन पार्ट जो है इसमें क्या होता है कि अगर एक पास्ट का है लेकिन दूसरा अगर परपेचुअल ट्रूथ का है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। लेकिन अगर परपेचुअल ट्रूथ का नहीं है तो इस केस में अगर ये हमारा पास्ट फॉर्म है, तो इस केस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो भी आपका पास्ट फॉर्म में ही होगा। कहने का मतलब कि इस केस में सिर्फ हम इस तरह की बातें को लिखेंगे, लेकिन इन जनरल आप पास्ट की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो दो अगर क्लॉज इस प्रकार से अटैच हों तो उसमें दोनों क्लॉज को आप एक साथ रखेंगे, यानी एक ही ऑर्डर में रखेंगे। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट फॉर्म में है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट में ही रहेगा। सिर्फ परपेचुअल ट्रूथ की घटना में आपका सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इस प्रकार से भी, जैसे कि टाइम एक्सप्रेसिंग जो कुछ सेंटेंस होते हैं। तो टाइम एक्सप्रेसिंग क्या होते हैं जिस पर भी चर्चा करेंगे। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वो होता है जिससे टाइम का जिक्र हो। कहने का मतलब कि इस प्रकार के सेंटेंस से कोई भी एक्शन के साथ टाइम का बोध होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह हमेशा यहाँ आता है तो इस केस को आप कैसे कहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं जो टाइम से खास करके जुड़े होते हैं, अर्थात उससे किसी न किसी टाइम का बोध होता है। जैसे अगर मैं कहूँ इस प्रकार के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते क्या हैं, तो इसको लिख लेंगे कि ऑल टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स come under simple present tense। क्लियर? अब देखिए ये क्या होता है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते क्या हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इस प्रकार से ये क्या क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि
आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह जैसे कि प्रत्येक दिन, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं एवरी डे, या डे के जगह मान लीजिए कि वीक रहे, या मंथ रहे, या फिर ईयर रहे, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं वंस इन ए वीक, ठीक है, वंस इन ए वीक, या इसी को आप कह सकते हैं ट्वाइस इन ए वीक, थ्राइस इन ए वीक। तो इस प्रकार से इस चीज को आप टाइम के सेंस में कह सकते हैं। दूसरा होता है कि इस प्रकार का भी रहेगा कि जैसे मैं कहूँ कि वह हमेशा यहाँ आता है, तो उसके लिए ऑलवेज प्रयोग करेंगे। वह कभी नहीं आता है, ये भी टाइम को दिखाता है। अगर मैं कहूँ कि वह कभी कभी आता है, तो इसको क्या कहेंगे, समटाइम्स से, समटाइम्स से। अगर मैं इसी को कहूँ कि वह अक्सर यहाँ आता है, तो ऑफेन से इसको डिनोट किया जाएगा, ऑफेन, OFTEN, ऑफेन। तो इस प्रकार से कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होंगे, अगर वो किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए, मान लो मैं कहूँ कि वह हमेशा यहाँ अध्ययन के लिए आता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ही कम्स हियर टू स्टडी, क्लियर, यानी अध्ययन के लिए आता है, तो हमेशा आता है, तो ही ऑलवेज कम्स हियर टू स्टडी। आप यहाँ पर इस तरह का प्रयोग, ये कहने का मतलब पर्पस जो होता है उसको 2+V1 यानी इन्फिनिटिव से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं इसी को और कहूँ कि वह रोज यहाँ, अगर इस तरह का पर डे यानी एवरी के सेंस में, या पर डे, पर मंथ, इस प्रकार से भी होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं टाइम को दिखाएगा। तो एक प्रकार से जैसे मैं कहूँ कि वह रोज बाजार जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रोज बाजार जाता है, कब जाता है, तो कोई भी एक टाइम रहेगा, तो उस सेंस में आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सारे मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड। मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो जनरली मेंटली यानी कि हम मानसिक, मन के वो कंसिडरेशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं इस तरह से कहूँ, जानना, समझना, विचार करना, कल्पना करना, अनुभव करना, या इस प्रकार से देखना, सुनना, ये सब सारा जो वर्ब है, इस प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग हम मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स के अंतर्गत इसको रखते हैं, और इन सारे वर्ड्स का प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो इस प्रकार से एक टाइम एक्सप्रेसिंग के साथ साथ एक ये भी आपका है कि ऑल मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स, क्लियर, इस प्रकार का अगर होगा तो इसको भी लिखेंगे कि कम अंडर, है ना, या मेड, है ना, मेड कहने का मतलब ऑल मेंटली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स आर मेड इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस प्रकार से कम अंडर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर। अब देखिए इसी क्रम में कि मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स को क्यों सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल पर अब हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ जैसे मैं कहूँ कि कुछ इस तरह का, जैसे कि हियर एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सुनना, अर्थात जो नहीं भी आप चाह रहे हैं उसको भी आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप बदल के यूज कीजिएगा यानी ING लगाते हैं तो उसका मीनिंग कोर्ट की कार्यवाही से होता है। तो कहने का मतलब जैसे सी मीन्स होता है देखना, तो जैसे वो ये नहीं कहेंगे कि आई सीइंग, इस तरह से नहीं, आई सी, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका प्रयोग होगा। तो इस क्रम में अगर सीइंग प्रयोग करते हैं, सी का वहाँ पर ING लगाने के बाद मीनिंग हो जाता है एक मिलने के सेंस में, देखने के सेंस नहीं, मिलने के सेंस में, तो वहाँ पर अलग तरह से सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस केस में जो भी मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स हैं इनका प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस तरह का, जैसे कि मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कहिएगा आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, या दिस पॉइंट, दिस मैटर, कुछ भी। तो कहने का अर्थ कि इन सारे चीज़ों का मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स जो भी होंगे, इसको हम अभी जस्ट बोले तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स क्या होता है।
कि जो भी हम मानसिक रूप से उसको समझने का प्रयास, यानी उससे जुड़े हुए जितने वर्ड्स होते हैं वो मेंटली एक्सप्रेस वर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो इसका भी प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि कोई भी निकट भविष्य में अगर नियर फ्यूचर में प्लान फिक्स्ड हो, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री कल मान लो कि दिल्ली आने वाले हैं, या प्रधानमंत्री कल एक सभा को संबोधित करेंगे, तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो निकट भविष्य नियर फ्यूचर में अगर प्लान भी फिक्स्ड हो, कहने का मतलब जो योजना हम बना रहे हैं वो फिक्स्ड है, तो उस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। वो निकट भविष्य का बोध कराएगा। क्लियर? जैसे कि प्रधानाचार्य कल मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इसमें कह सकते हैं द प्रिंसिपल लीव्स फॉर मुंबई। अब मान लो कल, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे टुमारो, यानी कि आने वाले समय में अगर कोई प्लान फिक्स्ड है तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना सकते हैं। तो इस सेंस में इस तरह से कहेंगे कि कोई एक एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि व्हेन प्लान इज फिक्स्ड, व्हेन प्लान, या इसको आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम है इस प्रकार से, और इस प्रकार से वो फिक्स्ड है, ठीक है, इस प्रकार से वो फिक्स है। व्हेन प्रोग्राम और एनी एक्शन is fixed in near future, क्लियर? तो इस तरह से जो निकट भविष्य में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एक्शन फिक्स है, तो इन सभी को भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ इसी प्रकार से कि मेरा मित्र आज या नेक्स्ट महीने यानी अगले महीने दिल्ली जाने वाला है या दिल्ली जाएगा, तो माय फ्रेंड गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो वहाँ मीनिंग ये नहीं होगा उसका कि मेरा मित्र अगले महीने दिल्ली जाता है, यानी कि जाएगा। कहने का मतलब कि निकट भविष्य के कोई प्लान को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसी क्रम में कि कोई भी लाइव टेलीकास्ट हो, मान लो आप कोई भी मैच देखते हो, उसका जीवंत प्रसारण हो रहा है, एट ए टाइम आप उसी चीज़ को घर बैठे देखते हैं, तो उस केस में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट का टर्म यूज किया जाता है। उसमें कोई प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं होती है, तो खास करके इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट को अगर हम प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना चाहें तो उस केस में भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी हिस्टोरिकल, इसी प्रकार से जैसे अभी चर्चा करते हैं कि कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी प्रोज सेक्शन है या कोई भी ये है वर्क्स है, उसको आप कहते हैं कि ये किसी के द्वारा लिखा गया है। जैसे मैं कहता हूँ गोदान, अब गोदान इज रिटन, यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट में बताने के लिए भी खास करके जो बहुत पहले घटनाएं हो गई हैं वहाँ भी उसका हम प्रयोग करते हैं कि कहते हैं कि दिस फैक्ट और दिस स्टेटमेंट इज, है ना, रिलेटेड टू। कहने का मतलब कि वहाँ प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं। राम किल्स रावण, इस प्रकार से भी कहते हैं। तो यहाँ ये नहीं मीनिंग होता है कि किल्ड रावण। कहने का मतलब कि किसी भी पास्ट की घटनाओं को अगर आप प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट का आप प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ आज जितने भी कंसेप्ट के टर्म यहाँ आपको समझने को मिला या देखने को, उसको आप सही से देखेंगे और उसका सेंटेंस में यूज भी करेंगे। और ख़ास करके इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट के अदर फॉर्म जैसे कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस पर चर्चा करेंगे।
तो आप इसको देखेंगे और अगले क्लास में पुनः आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।